आई होप ये स्क्रीन जो सामने मैंने प्रेजेंट करी है सभी बच्चे इसको देख पा रहे हैं। देख पा रहे हैं तो यस कर दीजिए। ओके, so I'm taking two important mathematical tools today. The first one is the derivative. So to begin with, let me just take some basic things. Just like what is a function? There are many different types of mathematical functions which we use in order to represent the different situations, right? So mathematical function, it is nothing but we can say a representation of the physical situation in a mathematical form, which involve two things: one, an independent quantity, and other, the dependent quantity, right? तो जो भी एक फंक्शन होता है ये दो तरह की क्वांटिटीज को कनेक्ट करता है एक तरह से. वन इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड अदर वन इज द डिपेंडेंट वेरिएबल. डिपेंडेंट वो है जिसकी वैल्यू अपने आप चेंज नहीं होती है, उसकी वैल्यू चेंज होती है उस वेरिएबल के चेंज होने से जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है. जस्ट लाइक वेलोसिटी, स्पीड, इनकी वैल्यू कैसे चेंज होगी? जब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट चेंज होंगे. और दूसरी तरफ है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से हुए? ऐसे वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू जो है अपने आप चेंज होती रहती है. द वैल्यू ऑफ दिस डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर फैक्टर, जस्ट लाइक टाइम, राइट? तो जो टाइम है इट इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ये एग्जांपल है. इसी तरह से हमारे पास जो बहुत सारे मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज मैथमेटिकल फंक्शंस. So in physics it is better to think in terms of cause and effect or independent quantities, interdependent quantities. तो ये दोनों क्वांटिटी एक तरह से कैसे हुई? इंटरडिपेंडेंट. जैसे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट? सो ये एक तरह से इंटरडिपेंडेंस है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, क्योंकि वेलोसिटी कितनी है उसके आधार के ऊपर हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट कितना है उसके आधार के ऊपर हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो वेलोसिटी और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों एक दूसरे के कैसे हो गए? डिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट. तो एक तरह से ये जो रिलेशनशिप है दैट इज कॉल्ड एज ए मैथमेटिकल फंक्शन. तो कई तरह के मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, जस्ट लाइक सिंपल एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस. देयर कैन बी एनी काइंड ऑफ फंक्शंस. डिपेंड करता है कि हम किस तरह की सिचुएशन सामने प्रेजेंट कर रहे हैं बाय दैट मैथमेटिकल फंक्शन. नाउ दिस मैथमेटिकल फंक्शन कैन बी understood or expressed in three different ways. Either we present that relationship, or we can say function, in tabular form. The first one is tabular form, right? Or we present that relationship between interdependent quantities, which is a function, in the form of a graph, right? Or we put them in mathematical equations. जो उन दोनों की इंटरडिपेंडेंस है फिजिकल क्वांटिटीज की, 2, 3, 4 जितने भी हों किसी इक्वेशन में इन्वॉल्व हैं, तो या तो उसको टेबुलर फॉर्म में हमने रिकॉर्ड कर लिया हो, जैसे 10th क्लास में आपने पढ़ा है द वेरिफिकेशन ऑफ द ओहम्स लॉ. तो एक कॉलम में पोटेंशियल डिफरेंस और दूसरे कॉलम में इलेक्ट्रिक करंट. इस तरह से हम उन चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं. तो वो टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट होगी जो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस है, उन दोनों की जो इंटरडिपेंडेंस है. वहाँ से हम जो भी वो उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप है उसको समझते हैं कि किस तरह से वैल्यूज हैं. या फिर ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट कर देते हैं, उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं. जस्ट लाइक द सेम एग्जांपल ऑफ द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द करंट. तो वहाँ से भी जो दोनों के बीच का रिलेशनशिप है वो क्लियर होता है, और वहाँ से उसके में कोई भी डिटेल हम वहाँ से जान सकते हैं जो उससे रिलेटेड हो. और तीसरा है या फिर मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में उसको लिख देते हैं. दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगेन सेम एग्जांपल, जो फॉर्मूला है ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR, राइट?
So that becomes the mathematical equation which is relating the electric potential with the electric current. So this is how we represent the function in different ways. ठीक है. Suppose as example के तौर पर इसको समझने के लिए, suppose that there is a distance which is covered by an automobile or a vehicle moving at a constant speed. So speed is something which is taken here in this particular example a constant speed which is a function of time, right? Oh sorry, distance which is a function of time. Speed is constant, so distance is which is depending upon time. We know about the distance by knowing at what time we are observing it, right? So the data for particular example this can be summed up just like this. ये मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरह का डाटा हमें मिलता है उस व्हीकल के लिए जिसका डिस्टेंस और जो टाइम है वो इस तरह से रिलेटेड है. The speed of this vehicle is constant, right? The exact mathematical relationship between time and distance in this example is not immediately obvious while examining the table. हमें यहाँ पे पहले इस रिलेशनशिप को समझना है कि ये टेबल से हम जो दोनों के बीच में क्या इंटरडिपेंडेंस है वो सामने आती है, यानी कि डिस्टेंस और टाइम एक दूसरे के साथ किस तरह से चेंज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हेन टाइम इज जीरो distance is zero, time is taken in minute and distance is taken in kilometer. Okay, units are not important at this point of concern here. We are trying to understand how we represent the functions, right? Whenever time changes to 2, distance increases to 1.5, and whenever time changes to 4 minutes means it increases to 4 minutes. 4 minutes has been elapsed, right? The distance increases to 3 kilometers. And similarly for 6, time equal to 6 minutes, distance is equal to 4.5 kilometer. For time is equal to 8, it is 6. For time is equal to 10, it is 7.5. So this is one form in which this relationship can be put. So we can see as the time elapsed, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस जो है वो भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ रहा है, मीन्स कवर अप हो रहा है, राइट? So there is something which is direct वेरिएशन ऑफ द डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अब यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं, टाइम और डिस्टेंस. इनमें से टाइम तो ऐसी चीज है जो कि इंडिपेंडेंट है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर क्वांटिटी, वेयर एज डिस्टेंस इट डिपेंड्स अपॉन एट व्हाट टाइम वी आर ऑब्जर्विंग इट. सो दिस बिकम्स द डिपेंडेंट क्वांटिटी. तो टाइम डिस्टेंस कितना है ये डिपेंड करता है कि टाइम कितना है. इफ टाइम इज 2, डिस्टेंस इज 1.5. इफ टाइम इज 4, डिस्टेंस इज 3.0, जस्ट लाइक दैट. So this is the tabular representation of the relationship between these two terms, or we can say quantities. We can also represent the same information in a graphical form, just as this. So whatever the independent quantity is out of the two, we take it along the horizontal axis, and the quantity which depends on the other, it is taken along the vertical axis. You remember it always. So whenever you plot all these value on the time axis and on the distance axis, you get this straight line graph, right? For example, for this particular situation we are getting a straight line graph, and this angle is theta, which is this graph is making with the horizontal line, or we can say time axis. So this graph shows the variation of distance with time. So from the graph it appears that with equal intervals of time, equal distances are increasing. That's why we are getting a straight line graph just like this. In other way you can recall it to be an example of uniform motion. Okay. So from this information of the tabular form and the graphical representation, we can write the equation between distance and time, because distance is changing by equal amounts. Every time it is changing by equal amount for change in time. That means the mathematical equation that relates these two terms in the present scenario exactly, or we can say correctly, it is S. The distance is equal to 0.75 into t. 0.75 is the velocity here, or we can say speed here. From the distance time graph you already know. यहाँ पे हम सिर्फ एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, हम अभी डिस्टेंस और टाइम के बारे में एग्जैक्टली बात नहीं कर रहे हैं. मैं बस वो जो फंक्शन है उसको अंडरस्टैंड कराने की कोशिश कर रहा हूँ. तो यहाँ से हम क्या देखते हैं,
कि जो स्पीड है वो किसके बराबर आ जाती है, वर्टिकल इंटरसेप्ट, कोई भी टाइम इंटरवल ले लीजिए, फॉर एग्जांपल 6 to 8, राइट, या 4 to 6, तो उसके लिए वर्टिकल इंटरसेप्ट हो जाता है डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट हो जाता है टाइम। तो वर्टिकल इंटरसेप्ट इट इज डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट इट इज टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज द स्पीड। तो यहां से कैलकुलेशन से हमें स्पीड इसकी जो मिल जाती है बाय फाइंडिंग द स्लोप ऑफ द ग्राफ which you have already discussed in your lower classes. So the distance is equal to 0.75 into t, where 0.75 is the slope of this graph, or from the slope of the graph we mean the speed of the graph, distance time graph. Here s is the displacement or distance which is in kilometers, and t is the time which is in minutes. But on the basis of dimensions, dimensional analysis, we cannot check the consistency of this equation because dimensionally it is coming to be incorrect. It is displacement here, it is time here, and this is nothing but a number, right? So it is better to represent this equation by writing this term as the velocity, or we can say speed. So therefore displacement here it is equal to 0.75 की जगह हम क्या रखते हैं, मींस उसका जो भी फिजिकल क्वांटिटी है इट इज द वेलोसिटी, तभी ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई होती है। तो डायमेंशनली, राइट, नाउ इट दिस इक्वेशन इज करेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द डायमेंशनल एनालिसिस। सो दिस इज द मैथमेटिकल रिलेशन। तो हमने एक फंक्शन को तीन तरह से रिप्रेजेंट करना सीखा, एक टेबुलर फॉर्म में जो रिलेशनशिप हमने रिकॉर्ड किया, फिर उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया, और इन दोनों से इंफॉर्मेशन से, टेबुलर फॉर्म से और जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वहां से ये इक्वेशन हमने इसके लिए लिख दी। तो तीनों तरह से मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिख दिया, ग्राफिकल फॉर्म में भी लिख दिया, और जो टेबुलर फॉर्म है वैसे भी इसको जान लिया हमने, जो दोनों क्वांटिटीज है उनके बीच का वेरिएशन, द डिस्टेंस एंड टाइम, राइट। नाउ व्हाट डज स्लोप ऑफ द ग्राफ मीन? स्लोप ऑफ द ग्राफ मीन सिंपली इट गिव्स द इंफॉर्मेशन, जो भी ग्राफ हमने बनाया है, एक वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग क्वांटिटी वर्टिकल एक्सिस से रिप्रेजेंट करी है, दूसरी क्वांटिटी हॉरिजॉन्टल एक्सिस से रिप्रेजेंट करी है। तो उस ग्राफ की जो भी स्लोप है वो क्या चीज बताती है? ग्राफ की जो स्लोप है वो ये बताती है कि ये जो ग्राफ वेरिएशन है, एक ये जो डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है वो इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी यानी कि दूसरी क्वांटिटी के साथ कितना शार्पली या कितना स्लोली, फास्टली या स्लोली चेंज होती है, राइट। So that information, that is the information what slope of the graph means. So slope is something that is mathematical here. लेकिन ये क्या इंफॉर्मेशन देती है? वो ये इंफॉर्मेशन देती है कि जो फॉर एग्जाम्पल इस केस में जो डिस्टेंस है वो टाइम के अनुसार किस तरह से चेंज होता है, कितना शार्पली, क्विकली या स्लोली चेंज होता है। तो जितना ज़्यादा ये डिस्टेंस की तरफ इंक्लाइंड होगी, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक और ग्राफ था, तो वो जो ग्राफ है वो डिस्टेंस की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है, इसका मतलब कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो इस तरह से ये वेरिएशन को रिलेट करता है। उसी तरह से अगर यहाँ पे एक और ग्राफ है जस्ट लाइक दिस अलोंग दिस पाथ, दैट ग्राफ इज मोर टिल्टेड टुवर्ड्स द टाइम एक्सिस, सो दैट रिप्रेजेंट्स दैट इन मोर टाइम लेस डिस्टेंस इज कवर्ड, सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम इज स्लो। और इस केस में जो था, पहले वाले केस में जो मैंने एग्जांपल लिया था कि अगर यहाँ पे कोई लाइन है तो वो क्या बताएगा, मोर डिस्टेंस इज कवर इन लेस टाइम, दैट इज मीन चेंज इज क्वाइट फास्ट, in very short time a large amount of change in distance is taking place, so that is what slope means। तो उसको हम slope से जान सकते हैं। so slope of the graph it is nothing but vertical intercept upon horizontal intercept, जो आप लोगों ने लोअर क्लास में पढ़ा है। यहाँ पे जो slope है उसको जानने का एक और तरीका है by finding the tangent of the angle। tangent is a trigonometric function, tangent of the angle, कौन सा angle? which is measured in anti-clockwise direction, that line or we can say line of graph makes with the positive direction of the horizontal axis। so this is the line of graph, it is making an angle theta with the positive of the horizontal axis, so that is what it means। and this angle theta has to be taken in anti-clockwise direction, from this way to this way, this way, in anti-clockwise direction, not in clockwise direction, okay। so from here, by finding the tangent of this angle, we are actually finding the slope of that graph। so tangent theta, it is nothing but vertical intercept
विच इज डिस्टेंस अपॉन हॉरिजेंटल इंटरसेप्ट विच इज टाइम। यहाँ पे हमें प्रीसाइज वैल्यू रखने की आवश्यकता नहीं है। वर्टिकल इंटरसेप्ट है वो कोई डिस्टेंस होगा और हॉरिजेंटल इंटरसेप्ट है वो कोई टाइम होगा। तो इसलिए टेंजेंट थीटा इट इज इक्वल टू, टेंजेंट थीटा को हम यहाँ से कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल मान लीजिए इनमें से जितने भी हैं, ठीक है। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इट इज नथिंग बट द डिस्टेंस एंड बेस इज नथिंग बट द टाइम। So that is why tan theta is equal to displacement upon or distance upon time. So distance upon time it is nothing but, मैथमेटिकली हमने क्या लिखा, ये वर्टिकल इंटरसेप्ट अपॉन हॉरिजेंटल इंटरसेप्ट। हमें क्या मिला ऐसा करके, ऊपर डिस्टेंस और नीचे टाइम, विच एक्चुअली रिप्रेजेंट द स्पीड और वी कैन से वेलोसिटी ऑफ द ग्राफ। सो बाय फाइंडिंग द स्लोप ऑफ द ग्राफ वी आर एक्चुअली फाइंडिंग द टेंजेंट थीटा विच इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम विच इन टर्न इज द स्पीड ऑफ द ग्राफ। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ मीन्स वी आर फाइंडिंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है, दैट मीन्स द speed of the object for which the graph is drawn. Here you must understand the slope of the graph, it is a mathematical term, remember this thing. Okay, I think now we have sufficient information so that we can introduce the mathematical tool which is called as derivative of the function. We come across different kinds of functions. So what does derivative of a function mean? Here slope of the graph gives the information about the rate of change of quantity being plotted vertically with respect to the quantity being plotted horizontally. सिंपल मीनिंग से इसको समझिए कि एक तरह से जो एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है, डिपेंडेंट क्वांटिटी जो हमने एग्जांपल लिया था वो क्या था, डिस्टेंस, जिसको हम वर्टिकल एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं, और जो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, दूसरी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के ऊपर जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर हम ले रहे थे, राइट। So slope gives the information about the rate of change of quantity which is taken on vertical axis with respect to the quantity which is taken along the horizontal axis. So that is what is slope. So slope measures the rate of change of one quantity with respect to the other, one quantity which is along vertical axis with other quantity which is along the horizontal axis. तो एक तरह से ये जो रेट है एक तरह से क्या है, how fast one quantity changes with the other quantity. So mathematically slope is, we call the slope of the graph to be derivative of the function. तो derivative function का क्या होता है, अगर उस फंक्शन को हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दें तो उस ग्राफ की जो भी स्लोप होगी वो उसका क्या कहा जाएगा, डेरिवेटिव। इन अदर वे, फॉर एग्जांपल इफ वी हैव डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, देन डेरिवेटिव ऑफ s, यानी कि s का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t इज ds अपॉन dt, or we can say it to be d upon dt of s, right? This is equal to v naught. अगर आप यहां से इसको समझें तो ds क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ds is representing the vertical intercept और dt क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, horizontal intercept. तो ऊपर vertical intercept मतलब डिस्प्लेसमेंट, नीचे horizontal intercept मतलब टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इट इज द स्पीड, ये अलग बात है। बट यहाँ पे जो स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो डेरिवेटिव को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, तो इसको हम रीड कैसे कर सकते हैं, या तो इसको कह दीजिए d अपॉन डी टी ऑफ s या ds अपॉन डी टी, या इसको मीनिंग हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, इट इज द डेविएशन इन s विद रिस्पेक्ट टू डेविएशन इन टाइम। अगर टाइम चेंज होता है तो उसके अनुसार s यानी कि डिस्प्लेसमेंट में कितनी डेविएशन होती है उसको ये मेजर करता है। द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन मीन्स द स्लोप ऑफ द फंक्शन। बहुत ही इजी चीज है स्लोप और डेरिवेटिव को रिलेट करना, ठीक है। तो हालांकि हमें जो प्रेजेंट सिचुएशन है उससे पता चलता है कि ds अपॉन dt यानी कि s यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस, तो वहां से हमें क्या मिलता है, द स्पीड विच वी रिप्रेजेंट विद v नॉट। मैथमेटिकल डेफिनेशन इसकी क्या हो जाती है, डेरिवेटिव, किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव की, इफ देयर इज ए फंक्शन फॉर एग्जांपल y and this is the function of x, function of y is a function of x means y is one function whose value depend upon the value of x, just like distance is a function whose value depend upon the time. So यहाँ पे ये जो distance है it is a function of time, right? टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा कि डिस्टेंस कितना होगा, वही यहाँ पे इसका मीनिंग है। So y be a function of x, that means value of y is dependent upon what value of x is in the expression.
तो y इज ए फंक्शन ऑफ x, वो कोई भी फंक्शन हो सकता है, कई तरह का फंक्शन हो सकता है, सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, लॉगरिथमिक हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, या किसी भी तरह का फंक्शन हो सकता है। तो मान लीजिए अगर x में जो भी क्वांटिटी x यहाँ पे है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर ये है मान लीजिए, इसमें अगर इतना चेंज होता है, कितना, स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा x के बराबर, ये जो ट्रायंगल होती है यहाँ पे इसको हम डेल्टा बोलते हैं। सो इतना अगर चेंज होता है, स्मॉल चेंज x में होता है, डेल्टा x मीन स्मॉल चेंज इन x। तो अगर x में इतना चेंज होता है तो मान लेते हैं, क्योंकि y जो है x के ऊपर डिपेंड करता है, x चेंज होगा तो y चेंज होगा, तो मान लेते हैं अगर x में इतना चेंज होता है तो y में चेंज कितना हो जाता है, डेल्टा y, राइट। देन दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज कॉल्ड एज द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। और यहां पे ये जो लिमिट लगाई गई है, दिस इज कॉल्ड एज लिमिट, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। तो लिमिट क्या है, दैट डेल्टा x टेंड्स टू 0। अभी हम इसको समझेंगे और डिटेल से। तो ये जो टर्म है इस तरह से, जब डेल्टा x जो है बहुत बहुत स्मॉल होगा, तो ये रेशियो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, यानी कि वेरिएशन इन y विद रिस्पेक्ट टू वेरिएशन इन x, ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप यही बोलता है, द वेरिएशन इन y डिवाइडेड बाई मतलब विद रिस्पेक्ट टू वेरिएशन इन x। सो व्हेनेवर डेल्टा x इज वेरी वेरी स्मॉल, दिस रेशियो इज कॉल्ड एज द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू द x। और इसको हम लिखते कैसे हैं, इसको हम लिखते हैं ऐसे, dy अपॉन dx, मींस वी आर राइटिंग द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मींस वी आर फाइंडिंग द वेरिएशन इन y विद रिस्पेक्ट टू वेरिएशन इन x। दिस इज इक्वल टू y, बिकॉज y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो उस फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू f ऑफ x, y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो वहां पे d अपॉन dx ये एक तरह से डिफरेंट डेरिवेटिव का सिंबल है, वी आर एक्चुअली फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ y, मींस डिफरेंशिएशन ऑफ y। तो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, क्योंकि y फंक्शन है x का, तो y की वैल्यू कितनी थी, f ऑफ x फॉर एग्जांपल, उसको ये लिखने का तरीका है और कुछ नहीं। आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू f ऑफ x, y इज इक्वल टू f ब्रैकेट में x, उसको पढ़ते हैं f ऑफ x, जैसे यहाँ पे लिखा है f ऑफ x, फंक्शन ऑफ x। सो y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे ये इसका सिंबल है डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख देते हैं y की, विच इज f ऑफ x, सो इट इज d अपॉन dx ऑफ f ऑफ x। तो ये इसको लिखने का तरीका है, डेरिवेटिव ऑफ y का। एक्चुअल में ये जो डेरिवेटिव है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है वेरिएशन इन y विद रिस्पेक्ट टू वेरिएशन इन x व्हेनेवर डेल्टा x इज वेरी वेरी स्मॉल, राइट। ये हम स्मॉल क्यों लेते हैं, इसके बारे में अभी हम बात यहाँ करेंगे। सो इट इज या फिर इसको लिख सकते हैं f डैश ऑफ x, डेरिवेटिव को इस तरह से भी लिख सकते हैं सिंपली। ओके, लेट मी प्रोसीड with this. So if for example if y is a function of x, that means we can write y is equal to f of x, जैसा अभी हमने बात किया। अब मान लीजिए x में कोई चेंज होता है डेल्टा x, तो x की वैल्यू चेंज होके हो जाएगी x प्लस डेल्टा x, राइट। तो y में मान लीजिए चेंज हो जाता है डेल्टा y, तो y जो बन जाता है इट बिकम्स y प्लस डेल्टा y। तो अगर x में चेंज होता है डेल्टा x के बराबर, तो y में चेंज होता है डेल्टा y के बराबर। तो यहां से हम इक्वेशन लिख सकते हैं y प्लस डेल्टा y, मतलब y की वैल्यू चेंज होके इतनी हो गई जब फंक्शन x के साथ इस तरह से चेंज होता है, f ऑफ x प्लस डेल्टा x, मींस दिस इज रिलेटिंग द चेंज इन y रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। तो हम इंटरेस्टेड हैं ये डेल्टा y में, हम डेल्टा y में इंटरेस्टेड हैं। तो डेल्टा y किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि y में कितना चेंज आया, ये y को उधर ले जाओ तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस y। अब y की वैल्यू f ऑफ x है, तो उधर माइनस y की जगह उसकी वैल्यू रख दी माइनस f ऑफ x। तो डेल्टा y जो है यानी कि चेंज इन y जो है x में जब डेल्टा x के बराबर चेंज आ जाता है, तो वो कितना आ जाता है y में चेंज, f ऑफ x जो फाइनल वैल्यू है x की, उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ फंक्शन की जब x की वैल्यू इनिशियल वैल्यू थी, यानी कि इनिशियल वैल्यू ऑफ x इज x एंड फाइनल वैल्यू ऑफ x इज x प्लस डेल्टा x। तो उसके ऊपर जो फंक्शन है उनकी वैल्यू में डिफरेंस, सो दैट इज द डेल्टा y, मींस चेंज इन y। नाउ द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विच, और वी कैन से y, इफ वी राइट इट dy अपॉन dx या फिर f डैश ऑफ x, सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ y, or we can say function. So by definition we take it to be limit
ऑफ दिस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे डेल्टा वाई किसके बराबर है, ये, और नीचे क्या है, डेल्टा एक्स। लेकिन ये तभी रेशियो फाइंड आउट करनी है जब डेल्टा एक्स जो है वेरी शॉर्ट होगा। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो मान लीजिए एफ एक्स की कोई वैल्यू फिर हमें दी है एक्स इज इक्वल टू ए, तो बाद में डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के बाद ए की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, तो हमारे पास वो बन जाता है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन व्हेन एक्स इज इक्वल टू ए, व्हेन मतलब जब एक्स की कोई वैल्यू गिवन है, तो उस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब इसको ग्राफिकली थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तभी ये एक पूरी तरह से क्लियर होगा। आगे की सारी जो भी डिस्कशन है फिजिक्स की, उसके लिए ये चीज़ अंडरस्टैंड करना बहुत आवश्यक है। सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन द बिगिनिंग। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेरिवेटिव, मान लेते हैं y एक ऐसा फंक्शन है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और y डिपेंड करता है x के ऊपर, तो x को हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर और y को वर्टिकल एक्सिस के ऊपर हमने रिप्रेजेंट कर दिया। और मान लीजिए हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह का मिलता है, ये कोई स्पेसिफिक ग्राफ नहीं है, कैसा भी ग्राफ हो सकता है, हमने इस तरह का ले लिया, आप किसी और तरह का ले लीजिए, कोई डिफरेंस नहीं है। इसके ऊपर दो पॉइंट लिए P एंड Q, राइट। तो P पॉइंट के ऊपर जो स्लोप है, यानी कि P पॉइंट जब ऑब्जेक्ट, मान लीजिए अगर ये मोशन की बात हो रही है, तो P पॉइंट के ऊपर जो वेरिएशन है y की x के अनुसार, वो ये स्लोप बताएगी P पॉइंट के ऊपर जो ड्रॉ की गई है। स्लोप इज नथिंग बट टेंजेंट लाइन एट पॉइंट P, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट P। तो इस टेंजेंट की जो स्लोप होगी वो बताएगी कि P पॉइंट के ऊपर y में कितनी वेरिएशन है x के अनुसार, ठीक है। उसी तरह से Q, P और Q को जब हम ज्वाइन कर देते हैं, क्योंकि ये पॉइंट उसके ठीक अगला पॉइंट मान लीजिए Q है, तो P और Q को ज्वाइन कर दिया, तो ये एंगल बनाता है अल्फा। उधर ये जो P पॉइंट के ऊपर हमने टेंजेंट ड्रॉ करी है वो बनाता है थीटा। तो जब ग्राफ चेंज होता है फॉर एनी काइंड ऑफ इवेंट या इंस्टांस, कुछ भी हो रहा है, चाहे मोशन हो रही है या टेम्परेचर चेंज, एनीथिंग दैट विच इज हैपनिंग बिटवीन y एंड x, तो यहाँ पे P से जब Q तक ग्राफ चेंज होता है तो x में कितना चेंज आता है, इट इज डेल्टा x। उसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, P और Q से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऑन द x एक्सिस। तो जब P से Q तक चेंज होता है ग्राफ, तो x में कितना चेंज आया, डेल्टा x के बराबर। उस समय y में कितना चेंज आया, यानी कि P से Q तक y में कितना चेंज आया, डेल्टा y के बराबर। ये परपेंडिकुलर लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। दिस PR मीन्स डेल्टा x इज इक्वल टू सिंपली दिस वैल्यू। तो यहां से d यानी कि इस ग्राफ से ये P पॉइंट के ऊपर जो हमने लाइन ड्रॉ करी है या टेंजेंट लाइन ड्रॉ करी है P पॉइंट के ऊपर ग्राफ के ऊपर, इसका जो स्लोप है टेंजेंट थीटा, वो हमें क्या बताएगा, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट पॉइंट P। रिमेंबर दिस थिंग, दिस एंगल इज एट पॉइंट P, सो देयरफॉर tan थीटा इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ, दैट मीन्स द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट पॉइंट P। सो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट पॉइंट P इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। थीटा इज द एंगल मेड बाय दिस टेंजेंट एट पॉइंट P, ठीक है। तो यहां से tan, अगर हम इस अल्फा की बात करते हैं, tan अल्फा फाइंड आउट करते हैं, फॉर एग्जांपल जो P और Q को ज्वाइन करती है लाइन, तो इसके लिए क्या होगा, ये एंगल अगर अल्फा है तो यहाँ पे ये PQ और PR, यानी कि QP और PR के बीच का एंगल ये भी अल्फा ही होगा, क्योंकि ये दो लाइन PR और ये जो x एक्सिस है दोनों हॉरिजॉन्टल मतलब पैरेलल हैं। तो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा है। तो इस ट्रायंगल में PQR में tan अल्फा जो है किसके बराबर आ जाता है, डेल्टा y परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज डेल्टा x। सो इट इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो डेल्टा y इज शोइंग द वेरिएशन इन y, जो कि हम किस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि y इज ए फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ x, जिसको हम f ऑफ x लिख रहे हैं, तो इसके अनुसार y जो है इसके अनुसार इसके बराबर होता है, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट डेल्टा y मतलब y में जो वेरिएशन होती है उसको हम इस तरह से लिखते हैं, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई डेल्टा x। 5 मिनट और लगेंगे, आप सभी कनेक्टेड रहेंगे। So this delta y and delta x is showing the slope of PQ line। ये PQ जो लाइन है इसकी स्लोप बता रहा है ये टेंजेंट अल्फा। As Q tends to P, अगर ये Q जो है P की तरफ मुड़ता जाता है तो हम क्या देखते हैं कि ये इस तरह मुड़ता जाएगा, तो डेल्टा x जो है स्मॉल होता जाएगा। स्मॉल होने की आवश्यकता क्या है कि हम जानना चाहते हैं कि जब
P और Q, मान लीजिए दो भी पॉइंट्स लिए हैं, उनके ऊपर जो वेरिएशन है वो बराबर कांस्टेंट वेरिएशन होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा है इस इक्वेशन में ये here V naught is something which is constant. अगर ये कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब ये भी एक वेरिएबल हो जाएगा, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे सिर्फ एक टर्म दूसरी के ऊपर डिपेंड कर रही है, वो चीज हम रिलेट कर रहे हैं, तो इसलिए हमें ये मानना पड़ेगा कि ये जो वेरिएशन है ये कांस्टेंट रहेगी बिटवीन P एंड Q। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी सपोज Q टू बी सो क्लोज टू द P दैट वेरिएशन इन X इज वेरी वेरी स्मॉल, सो स्मॉल that delta x tends to 0. It tends to 0, it does not become 0. Remember this thing. So whenever Q lies very close to P, ये लिखने का मतलब है कि Q जो है P के बहुत क्लोज है along the curve. In that case, delta x become very very small. तो उसको हम किस तरह से लिखते हैं, delta x arrow 0. Arrow means it tends to 0. ये 0 होने की तरफ जाता है। तो उस केस में क्या होगा, अगर ये Q यहाँ पे आता जाएगा तो ये लाइन फ्लैट होती जाएगी और ये इसके अलॉन्ग होती जाएगी। तो जब ये बहुत बहुत क्लोज होगा, डेल्टा एक्स लगभग 0 के क्लोज होगा, तो उस केस में अल्फा और थीटा जो है ये बराबर होंगे, यानी कि अल्फा जो है वो थीटा के बराबर हो जाएगा। ये जो पी क्यू लाइन है वो इस लाइन के अलॉन्ग ही आ जाएगी, तो उस केस में अल्फा बिकम्स थीटा। सो इसलिए हम ये लिमिट अंडरस्टैंड करते हैं, वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन एट वन कॉमन पॉइंट, राइट। सो देयरफॉर पी क्यू बिकम्स, पी क्यू जो है उस केस में फिर टेंजेंट बन जाती है, इट इज टी पी टी डैश एट पॉइंट पी, वो टेंजेंट की तरह बन जाती है। तो उस केस में हम tan थीटा लिख सकते हैं, उसी ट्रायंगल में tan थीटा लिख सकते हैं विच इज tan अल्फा व्हेन एवर अल्फा इज क्लोज टू थीटा। ये सिंपल मैथमेटिकल चीज है, हम यहाँ पे tan थीटा लिख रहे हैं इस ट्रायंगल में, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा के ही बराबर होगा जब अल्फा जो है थीटा के बहुत बहुत क्लोज होगा, इसलिए हम ये फंक्शन लिमिट यहाँ पे लगा दिया और कुछ नहीं। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा ओनली व्हेन अल्फा इज वेरी क्लोज टू थीटा। सो tan थीटा यहाँ पे इस ग्राफ में P पॉइंट की स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअल में वो क्या बता रहा है, डेरिवेटिव। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये जिसको बाद में डेल्टा y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमने ऐसे लिखा, तो उसी सेंस में हम फिर tan थीटा बिकम्स इक्वल टू दिस फंक्शन लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ये जीरो नहीं है, गलती से लिख दिया गया है, जीरो हटा दीजिए यहाँ पे, इट इज डेल्टा एक्स। एंड व्हेन दिस वी फाइंड दिस रेशियो व्हेन एवर डेल्टा एक्स वेरी वेरी स्मॉल, सो दिस वट एवर वी गेट है इट इज कॉल्ड एज द डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x at point P. So by finding the tangent theta, we are finding the slope of the graph, and by finding the slope, actually we are finding the derivative of the graph. So tangent theta is the slope of the tangent line at point P. So this is about differentiation, and there are some important rules of differentiation. ये आखिरी चीज है, इसको हम यहाँ पे समझते हैं और उसके बाद क्लोज करते हैं। तो जो भी डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है वो कुछ एक रूल्स को फॉलो करते हुए ही हम फाइंड आउट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एज वी आर डिफरेंशिएटिंग दैट फंक्शन। डिफरेंशिएशन फॉलोज सम रूल्स which are important to understand, right? The very first rule is derivative of a constant times a function। मतलब अगर कोई फंक्शन जो भी है अगर किसी कांस्टेंट्स के साथ मल्टीप्लाइड है तो उसका जो डेरिवेटिव होगा इट विल बी कांस्टेंट टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो कहने का मतलब जो है वो कांस्टेंट जो है डिफरेंशिएशन का पार्ट नहीं है, दैट्स कांस्टेंट नंबर, इट डज नॉट चेंज, तो उसको डिफरेंशिएशन से हम बाहर लिख देते हैं। तो ये स्टेटमेंट का मीनिंग यही है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है विच इज y is equal to a f of x, y is a function of f of x, y is a function of x which is multiplied by a, so y is equal to a into f of x, इस तरह से है। तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy अपॉन, ये dz नहीं है, x है, यहाँ पे इसको x याद रखिएगा क्योंकि ये वेरिएबल यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो x है जिसके ऊपर y की वैल्यू या फंक्शन की वैल्यू डिपेंड करती है, तो उसी के अनुसार हमें इसको फाइंड आउट करना है। तो ये है dy अपॉन dx, तो y की वैल्यू क्या रख दी हमने, जो भी उसकी वैल्यू है a इंटू एफ ऑफ x। यहाँ पे a एक कांस्टेंट नंबर है, एक ऐसा भी नंबर हो सकता है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन है हम किस तरह से लिखते हैं, यहाँ पे मैंने पहले बता दिया कि आप इसको x मान लीजिए। सो इट इज
a को हम बाहर लिख देंगे और अंदर जो है उसी तरह से फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे, बस। यही मीनिंग है इस स्टेटमेंट का। तो डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, सॉरी ऑफ ए कांस्टेंट टाइम्स ए फंक्शन, इस चीज का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा कांस्टेंट टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, जस्ट लाइक दिस वी हैव डिस्कस्ड। एग्जांपल के तौर पर ये रहा हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन हमारे पास y इज, या फंक्शन है y इज इक्वल टू 3x²। सो y इज ए फंक्शन ऑफ x एंड 3 इज ए नंबर हेयर विच इज कांस्टेंट। तो देयरफॉर dy अपॉन dx, यहाँ पे dy अपॉन dx किसके बराबर हो जाएगा? d अपॉन dx ऑफ y विच इज 3x², राइट। सो दिस इज इक्वल टू, तो इसके अनुसार जो भी कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट कौन है? मल्टीपल, जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो बाहर आ जाएगा, 3 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x² विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, x² का जो डिफरेंशिएशन है वो किसके बराबर होता है, या कोई भी फंक्शन इस तरह का फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन किसके बराबर होता है? जो भी उसकी पावर है उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसकी पावर 1 कम कर देते हैं। सो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस बिकम्स 3 इंटू, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x इंटू x की पावर 1 कम कर देंगे तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1, तो बन जाएगा 2x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x² इज इक्वल टू 2x। अगर ये 3 होता पावर यहाँ पे तो 3 से मल्टीप्लाई करते, ये तो 3 बाहर नंबर का है तो इसकी जो पावर है यहाँ पे 3 होता और एक पावर कम होके कितनी हो जाती है? x²। सो ऑन सॉल्विंग 3 इंटू 2x बिकम 6x। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। दिस इज द फर्स्ट रूल। इसी तरह से ये बाकी रूल्स भी हैं।